भारत की सबसे जो अमीर डिस्ट्रिक्ट है पूरे दुनिया पूरे पूरे इंडिया में, वो दक्षिण भारत में नहीं है, वो यूपी में है। उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। नंबर 2 में आता है मेरठ और नंबर 3 पे आता है मुजफ्फरनगर। हम्म। लेकिन बाकी यूपी जो है वो नेपाल से भी ज्यादा गरीब है। और ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये मेरे ख्याल से जो विशेषज्ञ बिल्कुल भूल चुके हैं। ऐसे बात करते कि यूपी कोई रेगिस्तान था या पहले से खंडर था या सिर्फ वहां पे कृषि होती थी और वहां कोई उद्योग नहीं था, ना बिहार में था। बिल्कुल गलत बात है। और अब तो शायद ये दो सबसे घटिया प्रशासन है भारत। बिहार में तो बिल्कुल मतलब कोई भी चीज करने की काबिलियत नहीं है। और यूपी में मतलब प्रशासन जो है वो बाहुबली का रूप ले चुका है। तो यूपी के जो एलिट्स है वो एक कूड़ेदान में रहते हैं और उसी कूड़ेदान से खुश है। अभी कैसा आदमी है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर बेचारा भागा, उसको फेरारी दिया, वो कहाँ चलाएगा मुंबई में? वो रात को 2:30 बजे आधे घंटे के भाग जाता है। ये कोई जिंदगी है? इसलिए तो विराट कोहली लंदन चला गया। अब दक्षिण भारत में लोग केयर करते हैं कि उनकी जो वातावरण है, उनका जो माहौल है वो कैसा हो। ये दिल्ली जैसे नहीं है कि हर साल ढिंडोरा पीटो, कितना पोल्यूशन हो गया, और फिर अप्रैल में भूल जाओ और फिर नवंबर में फिर आके ढिंडोरा पीटो और ये 15 साल चले आ जाए। केवल अलीगढ़ की बात नहीं। एक वाक्य में, उत्तर और पूर्वी भारत में नौकरियां चाहिए, दक्षिण भारत में अच्छी नौकरियां चाहिए। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर रतिन रॉय आज, जो अर्थशास्त्री हैं और पहले प्रधानमंत्री के एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी रहे हैं और बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। पिछली बार जब वो आए थे तो उन्होंने एक नॉर्थ साउथ उत्तर और दक्षिणी भारत के बीच बढ़ रहे अंतर्विरोधों को लेकर उन्होंने बात की थी, जहाँ उन्होंने कहा था कि एक तरफ राजनीतिक ताकत बढ़ रही है, दूसरी तरफ आर्थिक ताकत बढ़ रही है, और वो कैसे देश के लिए एक तरह का एग्जिस्टेंशियल डेंजर की तरफ वो इशारा कर रहे थे। तो उसके बाद फिर कई दर्शकों ने इस बातचीत को देखा, पसंद किया, और फिर उन्होंने कहा कि और डॉक्टर राय से ये बात भी करें कि कैसे बिहार और उत्तर प्रदेश अ, अपनी आर्थिक चुनौतियों से कैसे बाहर आ सकता है। बहुत स्वागत है डॉक्टर रॉय आपका। तो इस बारे में मैं आपने कुछ बातें तो उस समय कही थी, पर ये फोकस को रख के कि ये जो जिनको बीमारू राज्य कहा जाता रहा है पहले से 1980 के दौरान से, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान शामिल गए हैं, ये सारे ही हिंदी पट्टी के राज्य हैं मोटे तौर पे। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि कैसे ये अपने जो दिक्कतों से कैसे बाहर आ सकता है, और ताकि ये जिस एग्जिस्टेंशियल डेंजर के बारे में आप बात कर रहे थे वो थोड़ा सा कम हो सके। जी धन्यवाद, नमस्कार। अ, देखिए, मैं पहले तो मतलब अगर बातचीत शुरू करने के लिए आपको मैं आपके सामने में दो टिप्पणी रखता हूँ। एक है ऐतिहासिक। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि 1950 में जी। उत्तर प्रदेश और बिहार दक्षिण भारत के कम से कम दो राज्य, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, से अर्थव्यवस्था के रूप में कम नहीं थे। जी। कम नहीं थे। और अगर आप अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर देखें तो आप मान सकते हैं कि उसके 3 भाग होते हैं। एक होते कृषि और पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में। दूसरा है औद्योगिक भाग और तीसरा है सेवा भाग, सर्विसेज। इनका जो रेशियोज थे, शेयर्स थे उत्पादन में, लगभग समान थे। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, यूपी में, बिहार में। जो हुआ है स्वतंत्रता के बाद, खास तौर पे मैं कहूंगा 1975 के बाद, यूपी, बिहार इत्यादि पीछे पड़ गए। अब मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात नहीं करता हूँ यहाँ। ये हमेशा सूखे प्रांत थे। यहाँ पे हमेशा गरीबी थी ज्यादा, और यहाँ पे कुछ खास उद्योग या सेवा विभाग नहीं था। तो अ, उत्तर प्रदेश और बिहार में, खास तौर में उत्तर प्रदेश में, अ, इसको हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। हिंदी में कहूंगा, एक शब्द है बड़ा मोटा सा, जो शायद बहुत कम लोग समझेंगे।
वी औद्योगिकरण। जी। यानी कि तो यूपी एक औद्योगिक प्रांत था। अगर आप दिल्ली से यूपी के पूर्वी सीमा तक गाड़ी में चलते 1960 1970 में, तो आपको उस रास्ते पे उद्योग ही उद्योग मिलते। पहले आता था गाजियाबाद, जहाँ लघु उद्योग शुरू हो गए थे, नए लघु उद्योग। उसके बाद आए आप मोदी नगर, तो पूरा इंडस्ट्रियल टाउनशिप था। जी। उसके बाद आए मेरठ, इंडस्ट्रियल था। मुरादाबाद, वहाँ ब्रासवेयर फैक्ट्रीज थे। नीचे आए थोड़ा सा आगरा और इधर के फैक्ट्रीज थे। कानपुर जाइए, वहाँ पे टेस्ट पैच होते थे। उत्तर भारत का शायद पहला 5 स्टार होटल वहाँ शुरू हुआ था। वहाँ से आप जाइए आगे गोरखपुर, वहाँ शुगर के फैक्ट्रीज थे। इलाहाबाद आइए, जो अ, आत्मनिर्भर भारत का जो पहले भारतीय फैक्ट्री था, जीप फैक्ट्रीज, वो इलाहाबाद में था। जी। रायबरेली में टेलीफोन के फैक्ट्रीज थे। तो यूपी का जो मतलब अगर आप सोचिए यूपी की जो दर्शन करें आप, तो उसमें तब उद्योग आपको मिलते जितना ही आपको तमिलनाडु में अगर आप चेन्नई से लेके कोयम्बतूर जाते उतने ही मिलते। तो पहला ऐतिहासिक सवाल हमें पूछना चाहिए, और बिहार में इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन था। रोहतास पे काफी उद्योग थे। जी। मुंगेर में अभी तक मुझे याद है एक खंडर पड़ा हुआ है, सबसे बड़ा आईटीसी का फैक्ट्री था, जी। जहाँ पे उत्पादन होता था। जमशेदपुर तो था ही, फिर स्टील प्लांट्स थे नीचे जो अब झारखंड है। अ, लेकिन बिहार, आज जो बिहार है, वहाँ भी फैक्ट्रीज थे। पहला फैक्ट्री तो वहाँ 19वीं सदी में लगी थी, और गांधी जी इसके वजह से मशहूर हुई, जो नील का फैक्ट्री था। जी। वो तो बिहार में ही लगा था, तो इंडस्ट्री जी। था, जी। वो कोई कृषि नहीं था। हाँ, तो कृषि के उत्पादन को इनपुट बना के वो एक केमिकल बनाते थे, इंडिको, है ना। जी। तो जिसपे उपन्यास लिखे हुए हैं, बहुत कुछ है। तो मैं जो कह रहा हूँ ये मतलब कोई नई बात नहीं है, सब जानते थे ये बात, लेकिन शायद सब भूल गए हैं। तो सवाल ये पहला आता है कि इन दो प्रांतों में ये डीइंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, हम्म, ये औद्योगिकरण जो बोलते हैं, इसका कोई आसान शब्द है क्या हिंदी में? मेरे ख्याल से तो कह रहे हैं काफी अभी सा शब्द हाँ, ये राजभाषा अधिकारी लोग इस तरह के शब्द बना देते हैं, है। फिर वो पर वो बजाय की होते आप ये बात कही कि वहाँ जी। हाँ, कि मोदी नगर से मिर्जापुर, वहां मिर्जापुर में कालीन बनते थे, अब बाहुबली जी। देखते। हाँ, तो मोदी नगर से मिर्जापुर तक उद्योग थी, सीरियल बन रहे हैं मतलब उसके। पहले से एक औद्योगिक शहर प्रांत। तो ये तो पहली ऐतिहासिक बात है जिसपे अभी तक मैंने कोई शोध नहीं देखा है जी। कि ऐसा क्यों हुआ उत्तर प्रदेश पे, और थोड़े से कम हद तक फिर भी, मतलब काफी हद तक बिहार में भी हुआ। जी। अब इस पे अगर आप लोगों से पूछे, तो मैं जो कहता हूँ ना कि चाय की दुकान वाले कारण मिलते हैं कि बहुत सारे कम्युनिस्ट आ गए थे कानपुर। मेरे भाई, अगर कानपुर में इतने कम्युनिस्ट थे, तो कम्युनिस्ट राज क्यों नहीं किया यूपी में, बंगाल क्यों जाना पड़ा उनको? जी। या फिर ये अ, जातिवादी के जो क्लेश है, उसके वजह से उद्योग बंद हो गए। अगर ऐसी बात है, तो तमिलनाडु में तो बहुत जातिवादी होता है, वहां पे जी। क्यों नहीं बंद हुए? मैं जहाँ बैठा हूँ हैदराबाद में, तो बहुत ही जातिवादी प्रांत है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहे? ऐसे कोई जाति जो है, ये यूपी बिहार में यूनिक नहीं है, वो एक अकेला जगह नहीं है जहाँ जातिवादी होती है। ये तो मतलब ऑल इंडिया फिनोमिनन है, भारतीय फिनोमिनन। ठीक है। जी। तो इस पे शोध नहीं हुआ है, मेरे पास इसके इस सवाल का जवाब भी नहीं है कि ये क्यों हुआ, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस सवाल का जवाब निकालें भविष्य के लिए। क्योंकि अगर हम मरीज की जो बीमारी है उसके कारण न जाने, तो वो बीमारी ठीक करना असंभव है। बिल्कुल। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से जो विशेषज्ञ बिल्कुल भूल चुके हैं। ऐसे बात करते कि यूपी कोई रेगिस्तान था, या पहले से खंडर था, या सिर्फ वहां पे कृषि होती थी और वहां कोई उद्योग नहीं था, ना बिहार में था। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और मैं मतलब कोई प्राचीन इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव के इतिहास की बात कर रहा हूँ। इंडिया भारत की जो वास्तविक इतिहास, जी। 1950 से लेकर मेरे ख्याल से 1980 तक, 1980 से ये जो लकीर है उद्योगी क्षेत्र का, वो तमिलनाडु का बढ़ता गया, और यूपी का घटता गया, और बिहार का घटता गया। ये तो पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि
अगर हम ये चाहते हैं कि यूपी और बिहार और उत्तर भारत में अ, आर्थिक बढ़ोतरी हो, तो पहले तो ये स्पष्ट कर ले कि वहां आर्थिक बढ़ोतरी कोई पुरानी सरकारी पॉलिसी की वजह से नहीं हो रहा है। काफी लोग कहते हैं, खासतौर पे बंगाल में या बिहार में, कि भारत सरकार ने 1960 में एक पॉलिसी, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बोलते थे। इसका यह मतलब था कि 1 किलो जो लोहा था, हाँ, या 1 किलो इस्पात जो था, उसका भाव एक ही होता लखनऊ में और कोयम्बतूर में। जी। मैंने इस पे शोध देखा है, और इससे सबसे कम फायदा दक्षिणी प्रांतों को मिला। उत्तरी प्रांतों को तो नहीं मिला, पश्चिमी प्रांतों को, पूर्वी प्रांतों को नहीं मिला। सबसे ज्यादा फायदा इससे मिला गुजरात और महाराष्ट्र। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दक्षिण की जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मतलब उनकी आर्थिक बढ़ोतरी हुई है पिछले 20-25 साल में, ये इसकी वजह से हुआ है। तो ऐसा कोई ऐतिहासिक रोक नहीं था अ, भारतीय लेवल पे, कोई ऐसा ऐतिहासिक रोक नहीं था जिस कारण यूपी और बिहार पीछे पड़ गए। अब अगर ऐसी बात है, तो हमें फिर तीसरा पूछना पड़ेगा कि दक्षिण के जो राज्य है, वो बढ़े कैसे? जी। आप पश्चिमी राज्य की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पे अ, वित्त बहुत था। वहां के पूंजीबाजियों के पास वित्त बहुत था। वो मतलब हमारी वित्तीय राजधानी है। जी। तो ये मतलब होगा, होना ही है कि वहां पे जहां वित्त है, वहां पे बढ़ोतरी होगी। वहां पे बढ़ोतरी खासतौर पे वित्तीय सेवा क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। जो दक्षिण भारत की बात नहीं है। दक्षिण भारत में चीजें बने हैं। कर्नाटक में आईटी, तमिलनाडु में गाड़ियां बने हैं, आंध्र प्रदेश में ये मछली एक्सपोर्ट्स हुए हैं, आंध्र प्रदेश में इस्पात के फैक्ट्रियां लगे हैं, तेलंगाना में ये जो नए सेवा क्षेत्र आए हैं, जीसीसी आए हैं, ये है। बड़े बड़े सिगरेट के फैक्ट्रीज होते थे, या वजीर सुल्तान, पुराने जमाने में एक सिगरेट था चार मीनार, वही बनता था। ठीक है, थम्स अप, कोका, ये सब पार्ले फैक्ट्रीज, ये सब दक्षिण में ही थे। हुँ? ये उत्तर भारत में क्यों नहीं गए? और इनका जो सबसे ज्यादा मतलब तैनात से बढ़ोतरी हुई, एक्सेलरेशन, वो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद आई, जब हम बाहर की दुनिया के सामने खुल गए, लाइसेंस परमिट राज बंद किए। इसका फायदा 35 साल बाद साफ जाहिर है उत्तर भारत को नहीं मिला। मिला, लेकिन थोड़ा बहुत। वो अगर आप देखें तो अ, अ, भारत की सबसे जो अमीर डिस्ट्रिक्ट है पूरे दुनिया, पूरे पूरे इंडिया में, वो दक्षिण भारत में नहीं है, वो यूपी में है। उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। नंबर 2 में आता है मेरठ, और नंबर 3 पे आता है मुजफ्फरनगर। हम्म? लेकिन बाकी यूपी जो है, वो नेपाल से भी ज्यादा गरीब है। नेपाल से, मलेश छोड़िए। अब तो जो भी आया वहां, वही हमारे राजधानी के दरबारियों के आसपास, वहां पे थोड़ी सी समृद्धि बढ़ी। गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा। मुजफ्फर, बस। अ, बिहार में तो कुछ नहीं हुआ, वो तो हमें मालूम ही है। अ, उत्तर प्रदेश, नहीं, राजस्थान में थोड़ी बहुत, वही एनसीआर के बदौलत, वो दिल्ली जयपुर जो बेल्ट है, वहां थोड़ा सा थोड़ी सी समृद्धि हुई 1991 के बाद। अ, ये कोई मतलब खास नहीं देखा गया कि हरियाणा में उत्तर जाते हुए कोई खास मतलब नए उद्योग आए। ओ, एक मारुति आया गुड़गांव में, इंडिगो आया गुड़गांव में, बस। बात अजीब है, क्योंकि जब कोई आके भारत में निवेश करता है बाहर से, तो इसलिए नहीं आता कि हमारे पास कोई मतलब तकनीकी कमाल है हमारे नहीं, है ना, या यहाँ पे पूंजी बहुत सस्ता है। सस्ती तो पूंजी बाहर से, महंगी पूंजी जो है, जो यहाँ है, यहाँ आता है। अ, तो हम
किस चीज को बेचते हैं? हम एसेंशियली बेचते हैं हमारे लेबर को, जी हमारे श्रम को। और श्रम की जनसंख्या तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है। जी तो ऐसा आपको हुआ कि ये जो ज्यादा जनसंख्या है, इनकी जो एब्जॉर्प्शन है, वो जो नए उद्योग आए बाहर से और जो नए निवेश आए बाहर से, वहां नहीं हुआ जहां पे जनसंख्या ज्यादा होने के तौर से वेतन भी सबसे कम है। जी अगर आप वेतन देखें यूपी में, तमिलनाडु के मुकाबले, तो यूपी में वेतन बहुत कम है तमिलनाडु से, फिर भी वहां नहीं गए। एक कारण हो सकता है कि अगर हम आयात निर्यात देख रहे हैं तो समुद्र के पास होना महत्वपूर्ण है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो झारखंड इतना भी दूर नहीं है समुद्र से, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। देखा जाए तो दक्षिणी राजस्थान जो है वो इतनी दूर नहीं है समुद्र से, फिर वहां भी कुछ नहीं हुआ। तो ये दो सवालों का जवाब अगर हमको मिल जाए इतिहास से, तब हम ठीक से ये चिकित्सा कर सकते हैं कि ये क्यों हुआ। अब ना भी जानकर हमें क्या करना है ये तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन पहले आप यही रुक जाता हूँ ताकि आप फिर इस बात को आगे बढ़ाएं। जी। तो पहले तो ये जो उत्तर प्रदेश के बारे में आप बात कर रहे थे, ये तो ठीक है कि एक दो बड़ी इंडस्ट्रीज थी, पर ये जो जिन शहरों के बारे में आप बता रहे हैं, जिनके अपने हुनर थे, जिनमें अपने उनका अपना एक वहाँ जो उद्योग थे, वो छोटे और मझोले किस्म के उद्योग थे। आप चाहे मेरठ जाएं तो वहाँ पे वो आ, क्रिकेट का सामान बन रहा है, या मुरादाबाद में इसका आ, ग्लास का काम हो रहा है। तो एक तो एमएसएमई मेरे ख्याल से जो था वो आगे बढ़ नहीं पाया और नया कुछ वहाँ पे आया नहीं। और दूसरा सवाल ये था कि जो बिहार को हम जिसको हम एक तुलना करते हैं सब सहारन इकोनॉमी से, तो वो सब सहारन इकोनॉमी मेरे ख्याल से, मुझे नहीं मालूम कि हिंदी में सब लोग समझ पाते हैं कि उसका जो महत्व है कि इसको हम कहते हैं सब सहारन इकोनॉमी। तो और वो जो बातें हैं शायद ज़्यादा दिखलाई पड़ती है, और इसके लिए मेरे ख्याल से बजाय हम ये कहें कि इन्वेस्टमेंट नहीं आया, मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस वहाँ के जो नीति निर्माता थे, जो राजनेता थे, वो शायद नहीं दे पा रहे थे, जो लोग जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो आके पैसा लगाएं। जो कॉन्फिडेंस एक एक ज़माने में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जब एक पूरा सा दोबारा से पूरा सो खड़ा किया, महाराष्ट्र के लोगों, महाराष्ट्र सरकारें जो देती रहीं या दक्षिण में जो देती रही, तो वो विश्वास और वो रूल ऑफ लॉ, वहाँ की स्थानीय पॉलिटिक्स, वहाँ का भ्रष्टाचार, ये सारी बातें साफ साफ तौर पे लगती हैं, जिनका उनका स्तर भी बहुत अलग अलग दिखलाई पड़ता है। आपको क्या लगता या ये तो जो आपने कहा वो शायद ठीक है, लेकिन ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या बाहुबलियों का बढ़ना है, ये कोई मतलब ऐसे कोई मतलब स्वाभाविक चीज नहीं है यूपी में और बिहार में जो सिर्फ वहां बढ़ा। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और बॉम्बे में जो 1990 2000 में बाहुबली बहुत थे, तो सुपारी लगाते थे, लोग बाहर खाने में जाने में डरते थे, मुझे याद है। लेकिन हमने वो खत्म किया। खत्म इसलिए किया कि जो अ, उसके आर्थिक जो इकोनॉमिक स्टेक्स थे वो बहुत ज्यादा थे, है? जी और जो बॉम्बे के उद्योगपति थे और जो बड़े लोग थे वो समझ गए थे कि अगर ये बात चलता रहा तो उनको बहुत नुकसान होगा। ये बात क्यों नहीं हुई शेरवानी साहब को इलाहाबाद में, या फिर जो हमारे मुरादाबाद के जो ब्रास के उद्योगपति है उनको, या फिर आगरा के जो लेदर फैक्ट्रीज हो। मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि इनका जो जो मतलब इनका कोई रूप ही नहीं था, या इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, पैसे तो इनके पास था। जी तो हुआ क्या एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आया। और बिहार में तो अलग बात है कि बिहार में ठीक है, मैं समझता हूँ कि बिहार में मतलब जो कोई एथनिक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे। रोहतास अगर आप देखिए या जमशेदपुर देखिए, सब मारवाड़ी वगैरह बाहर से आते थे, तो ठीक है। लेकिन यूपी में तो जो लोग वहां बनाते थे चीजें वो यूपी के ही थे। जी तो अभी तक ये बात मुझे समझ में नहीं आई है। लेकिन फिर भी जब तक हम इस बात पे एक कमीशन बिठा के सिस्टमैटिकली ना समझे कि ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये भी बात सही नहीं है कि मतलब ये जो सपा और बसपा ये बड़े हुए और कांग्रेस का राज्य खत्म हुआ और ये कल्याण सिंह आए और सांप्रदायिकता और जातिवादी की मतलब राजनीति शुरू हो गई।
नंबर एक तो जातिवादी की राजनीति वहां हमेशा थी। जी नंबर दो, मेरे ख्याल से ये सब सांप्रदायिक और जातिवादी जो राजनीति है, ये यूपी की जो अर्थव्यवस्था में जो कमियां आ गए थे, उसी के वजह से ही ऊपर है। आप तो तीसरी बात, मुझे लोग कहते हैं कि वहां पे कोई, वो हम इंग्लिश में बोलते हैं टेलीस्कोपिक फोरसाइट, मतलब एक दूरबीनी नजर, जी वो नहीं है यूपी बिहार में। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये तब होता है जब आपके पास खेलने के लिए जो अ, सामान है वो बहुत कम है। एक उदाहरण देता हूँ आपको, नाम नहीं लूंगा वो पॉलिटिशियंस के, लेकिन एक बार मैं दिल्ली से पटना जा रहा था एक प्लेन पे, तो एक एयरक्राफ्ट होता था गो एयर, उस जी पे एक गो फर्स्ट होता था, बिजनेस क्लास बोलते थे, कुछ नहीं था, वो बीच का सीट जो है खाली रखते थे और कुछ नहीं था उसमें। तो मैं बैठा था, एक बेचारा पता नहीं अभाग गुजराती, उसको भी पटना जाना था पता नहीं क्यों, और दो बड़े बड़े गुस्टंडे राजनीति, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उस जमाने में, उसका बेटा, एक और एक्स फिल्म स्टार राजनीति वाला, वो घुस गए, इतने बड़े बड़े सामान, फुल सूटकेस देके, और वो चीखने चिल्लाने लगे कि यहाँ पे सूटकेस रखना है, वहां पे सूटकेस रखना है, कैसा बिजनेस क्लास है, बस शोर गुल। तो गुजराती बेचारा डर गया, सब देखा नहीं था तब हिंदी हार्टलैंड का तमाशा। तो मैंने उसको कहा, आप कहाँ से आते हो? उसने कहा, गुजरात से। कहा, पहले बार जा रहे हो पटना? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, देखो, मैं भी महाराष्ट्र का हूँ। एक बात आपको बताऊं, जब मेरे मुख्यमंत्री आते हैं ना दिल्ली, तो हमारे महाराष्ट्र सदन में 3 एस क्लास मर्सिडीज होते हैं, और वो ये कमर्शियल जेट पे नहीं आते, वो हमारा स्टेट प्लेन में आता है, और वो 3 मर्सिडीज उसके सर्विस पे होता है। अगर वो नहीं आ रहे हो तो चीफ सेक्रेटरी या पुलिस कमिश्नर या उसके भी नीचे, लेकिन 3 टेस्ट क्लास की मर्सिडीज है। जब हमारे राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र से बॉम्बे जाते हैं, तब वो ताजमहल होटल में रहते हैं या ओबरॉय होटल में रहते हैं, और वो बिजनेस क्लास जाते हैं अच्छी तरह से एयर इंडिया में, गो फर्स्ट पे तो कोई नहीं जाता। अब जब आप पटना पहुंचोगे, आप देखोगे कि वहां एक ही होटल है, उसका नाम है मौर्य, और जो बिहार स्टेट गेस्ट हाउस है, वीआईपी गेस्ट हाउस, वीवीआईपी, जहां मैं रहा हूँ, जी वहां पे खटमट है। तो ये बेचारे वहां जाएंगे, या तो वो मौर्या में रहेंगे या तो वो खटमन वाले बिहारी गेस्ट हाउस में। तो इनकी जो दुनिया है बहुत छोटी है, बस ये छोटा सा यहाँ रौब जमा दे और ये सूटकेस यहाँ रखते, बस यही है। अब अगर आप इस पे सोचें, तो ये मतलब कोई ऑटोमेटिकली ये स्वभाव की वजह से नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ कि इनके पास कुछ है ही नहीं पटना में। तो जी वो स्टेक्स बढ़ाना पड़ेगा हमें बिहार और यूपी में, और वो स्टेक्स बढ़ाने के लिए, और जिसपे मेरे पास काफी आइडियाज है, लेकिन कोई विचार ही नहीं करता है इसके बारे में। अ, हमें वहां उद्योग और उद्योगीकरण, एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जो बन सकता है बगैर विदेशी निवेश का, और मैं जानता हूं कैसे बन सकता है। अब अगर उस पर कोई और राजनीतिक अड़चन है, तब वो तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वही तो है ना पॉलिटिशियन का काम। लेकिन जैसे मैं पॉलिटिशियन को कहता हूँ, एक बार मैं एक देश गया था, सियरलियोन बोल के, बहुत बहुत ही बेचारा अभाग्य देश है। जी जी उसका जो एयरपोर्ट है, वहां से शहर पहुंचने के लिए, फ्री टाउन पहुंचने के लिए मुझे 6.5 घंटे लगे, और लंदन से सियरलियोन का फ्लाइट जो है वो 4.5 घंटे का था। तो मैंने उनको बोला, उनको कि, मैंने कहा, बॉस, तुम बड़े बड़े लोग हो, तुम्हारे पास बीएमडब्ल्यू है, जैसे अलीगढ़ में भी है, जी तुम एक सड़क क्यों नहीं बनाते हो ताकि तुम एलिट्स हो, तुम जरा रईस हो, सियरलियोन की जरा कुआलालंपुर के रईस जैसे जीने का अरमान तो करो। ये कैसे कूड़ेदान में रहते हो? तो यूपी के जो एलिट्स है, वो एक कूड़ेदान में रहते हैं, और उसी कूड़ेदान से खुश है। अब यही हमें एक सामाजिक बदल लाना पड़ेगा, आम आदमी में नहीं, वहां के एलिट्स में। जी अभी कैसा आदमी है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर बेचारा भागा, उसको फेरारी दिया, वो कहाँ चलाएगा मुंबई में? वो रात को 2:30 बजे आधे घंटे के भाग जाता है। ये कोई जिंदगी है? इसलिए तो विराट कोहली लंदन चला गया, मैं समझ गया, और तू भी वही समझ। अरे कम से कम यार, तुम अलीगढ़ में बहुत बड़े आदमी हो, तो अलीगढ़ को कम से कम तुम दत्तागिरी जैसे बनाओ ना। ऐसे नरक में क्यों बनाते हो? नरक पर रहते हो, वहां मच्छर काटते हैं तुम्हें, हैं? 10 जो गंदे गंदे नौकर है, जो काम भी ठीक से नहीं कर सकते। एक वैक्यूम क्लीनर अगर आपको दिखाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या है। हाँ, ये खजुराहो से आया है या किसी और वजह से, इसका उपयोग क्या है? तो कॉन्फिडेंस जो आप बोल रहे हैं ना, वो एलिट्स पे आना बहुत जरूरी है। एलिट्स के
रोज के व्यवहार में, एलीट के लाइफ में, जो मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं सीधे देख रहा हूँ अपने, हाँ, मैं मध्य प्रदेश में देख रहा हूँ, मैं राजस्थान में देख रहा हूँ। ये परिवर्तन जरूर महाराष्ट्र में, गुजरात के बारे में मुझे मालूम नहीं है, मैं 2002 के बाद वहां ना जाऊंगा, मैं जाना चाहता हूँ। अ, दक्षिण भारत में आया है। अब दक्षिण भारत में लोग केयर करते हैं कि उनकी जो वातावरण है, उनका जो माहौल है वो कैसा हो। ये दिल्ली जैसे नहीं है कि हर साल ढिंडोरा पीटो, कितना पोल्यूशन हो गया, और फिर अप्रैल में भूल जाओ, और फिर नवंबर में फिर आके ढिंडोरा पीटो, और ये 15 साल चले आ जाए। केवल अलीगढ़ की बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ ये रही मतलब सोशियोलॉजिकल बात या सामाजिक बात। फिर भी इसकी उपाय है, और इसकी उपाय है क्योंकि कुछ शक्तियां हैं उत्तर भारत में जो हम उसकी विकास में उपयोग नहीं कर रहे। जी। एक सवाल शायद ये है कि जो ये दोनों जो राज्य हैं वो इतने बड़े हैं, इतनी अधिक आबादी है। अ, बिहार का फर्टिलिटी रेट देश में सबसे ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा कम है। तो क्या इन दोनों राज्य को अगर हम सोचे कि इनको बाँट दिया जाए, जो जैसे जैसे कि झारखंड निकला वहाँ से, बिहार से, और उत्तराखंड यूपी से, तो अगर हम इसको हिस्सों में बाँट दें तो क्या ज़्यादा फोकस, ज़्यादा विज़न, ज़्यादा अरमानों के साथ वहाँ वो राज्य रह सकेंगे, आपको लगता है? एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, ख्याल से के हिसाब से? अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था और मतलब प्रशासनिक जो इंतजाम है, उनमें इतना हाई कोरिलेशन नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ 48 सीटें हैं। उत्तराखंड छोड़ अब यूपी में 80 सीटें हैं। अब यूपी के 3-4 विभाग बनाएंगे तो इसमें सिर्फ राजभाषा का को खतरा है, क्योंकि फिर तो लोग बोलेंगे कि भाई हम भोजपुरी बोलेंगे, अवधी बोलेंगे, बुंदेलखंडी बोलेंगे, जो मुझे बहुत पसंद है। जी। और ये जो हमने अजीब सा एक ये जो नपुंसक राजभाषा बनाया है, और जो हिंदी की भाषाएं हैं, उनकी हत्या की है, ज़ुबानी ये शायद, जी। हाँ हाँ हाँ, पर मैं जैसे कह जैसे मैं मेरा जो मेरे पूर्वज सहारनपुर से आते हैं और वहाँ पे गाँव में मेरे चाचा खेती करते थे, पर उनका भी कभी कोई हाई कोर्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक फौजदारियाँ और केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी वो हाई कोर्ट जाते तो इलाहाबाद जाना पड़ता, तो उसमें उनका हर बार एक पेशी में हर 1 हफ्ता या 4 दिन खराब होते हैं उनके। हाँ, तो तो वो ये तो छोटी सी बातें कर सकते हैं ये, लेकिन उसपे तो सब मतलब विभाजन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बेंच बना देना ना ना। मेरे ख्याल से जो 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 प्रशासनिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में इतना हाई कोरिलेशन नहीं है कि अचानक अगर हमने विभाजन कर दिया यूपी का और उसके 4 भाग बना दिए, तो एक भी भाग तमिलनाडु जैसे बन जाएगा। क्योंकि उसमें तो एक बड़ी सिंपल बात है कि आप जो वेस्टर्न यूपी है, वहाँ तो यहाँ पे एक हाईकोर्ट लगा दे, या तो दिल्ली हाईकोर्ट के अंडर डाल दे और दिल्ली हाईकोर्ट को डबल कर दे। तो ये जी। आसान बात है। लेकिन वो भी हो सकता है। दूसरी बात, एक और बात एक्चुअली हिस्टोरिकली हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट। जो यूपी और बिहार के प्रशासन थे, ज़माने में इनको अच्छे प्रशासन माने जाते थे। अब सोच के हँसी आती है, लेकिन एक ज़माना था जब इनके प्रशासन अच्छी माने जाते थे। जी। वो भी जब ये डीम राष्ट्रीयलाइज़ेशन हुआ, जब उद्योग कम हुए, ये दोनों प्रशासन भी गिर गए, और अब तो शायद ये 2 सबसे घटिया प्रशासन है। भारत बिहार में तो बिल्कुल मतलब कोई भी चीज़ करने की काबिलियत नहीं है, और यूपी में मतलब प्रशासन जो है, वो बाहुबली का रूप ले चुका है। मतलब बिल प्रशासन में और बाहुबली में कोई फ़र्क नहीं दिखता है। तो ये तो मतलब ऐसा तो चलेगा नहीं आगे आगे। लेकिन ये भी एक बात है, प्रशासन तब ठीक होता है जब अर्थव्यवस्था ठीक होती है। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था ठीक होती है, तब लोगों की जो अरमान है, वो बड़े होते जाते हैं। जब बड़े होते जाते हैं तो प्रशासन से माँग भी होता है। अब बम्बई में आप देखें, 10-20 रुपए की ट्रैफिक अ, वायलेशन हुआ ना, कोई स्पीडिंग का, उसकी रिश्वत नहीं लेते। वो बड़े रिश्वत लेते हैं, ड्रग्स की लेते हैं, गोल्ड की लेते हैं, ट्रैफिक की लेते हैं। ये 500 रुपया उसको नहीं चाहिए। उसका उसका जो कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की जो बोली है, वो करोड़ों में है। तो क्या करेगा 200 रुपए देके? लेकिन वो बिहार यूपी में करेगा, क्योंकि और कोई मतलब वो गेम ज़्यादा नहीं है ना। तो वो गेम बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। और एक्चुअली अगर आप जहाँ पे आप आते हैं, आप कह रहे हो पश्चिमी यूपी की बात करें, तब वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पे तो आप रिसोर्सेज़ भी हैं, गेम बड़े करने के लिए। वहाँ गेम बड़ा क्यों नहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम। मेरे ख्याल से दिल्ली से कोई लिंक है उसका। लेकिन और जैसे आप या उत्तराखंड। जी।
पर जैसे आप कह रहे थे जो उत्तर और दक्षिण भारत के बारे में, क्या वैसा ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं है कि दोनों की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अलग अलग है, और दोनों की एक तरह से ज्योग्राफी भी एक जैसी नहीं है, जैसे कि जुबानें ही अलग अलग हैं, मतलब कल्चरली भी अलग अलग हैं वो लोग, अ, गुर्बत भी मेरे ख्याल से अलग अलग तरह से है। दोनों में की जॉब, दोनों के भूगोल तो अलग ही है, लेकिन फिर से मैं बात दोहराना चाहता हूँ, 1950 पे दोनों की जो परिस्थिति थी वो एक ही थी। जी तो परिस्थिति अब बदली है। एक बात जरूर ठीक है, नहीं, और दोनों की जो कंस्ट्रेंट्स है वो समाने, यानी कि जो आर्थिक असमानता है वो दोनों के लिए बहुत खराब है। लेकिन दोनों के अब समस्या अलग है। तो अगर हमें मतलब कोई अर्थव्यवस्था की योजना बनाना है तो हमें अब तो ये मान लेना पड़ेगा कि जो ग्रेट इंडियन प्लेन कहता हो, विंध्यों से उत्तर की जो प्रांत है और विंध्यों के दक्षिण से जो प्रांत है, इनके लिए अलग अलग अर्थव्यवस्था बनानी पड़ेगी। और ये मैं एक सेंटेंस में आपको बताता हूं, एक वाक्य में। उत्तर और पूर्वी भारत में नौकरियां चाहिए, दक्षिण भारत में अच्छी नौकरियां चाहिए। जी क्योंकि क्या हो रहा है कि अ, अगर आप देखें तो ये जो असमानता है उत्तर और दक्षिण भारत में, ये बढ़ता जाएगा। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये बढ़ता जाएगा और इससे दक्षिण भारत का कोई फायदा होगा। समझाता, जी आज के तारीख पे उत्तर के लोग दक्षिण में आके काम करते हैं, उनको हम माइग्रेंट लेबर कहते हैं। वो घर पैसे भेजते हैं, लेकिन वो दुबई नहीं जाते या कुवैत नहीं जाते। दुबई और कुवैत जाते हैं दक्षिण के लोग। और मेरे जैसे लोग, हर आदमी जानता है कि उसकी जो आर्थिक परिस्थिति है भारत में, जो भी उसका लेवल हो, वो बढ़ सकता है अगर वो कहीं और जाए। तो हमारे जैसे लोग लंदन और न्यूयॉर्क जाते हैं, केरल के लोग दुबई जाते हैं, और बेचारे यूपी और बिहार के लोग केरल आते हैं। तो लेबर उत्तर और दक्षिण से आ रहा है, लेकिन वो जो लेबर उत्तर से दक्षिण आ रहा है वो तमिल या केरल के लोग नहीं बन रहे। जैसे कि मेरे जो फादर, उस पे मेरे दादाजी जो थे, अब जो बांग्लादेश है वहां से, अब मैं बोलूंगा तो बोलने का सारा माइग्रेट, ये हिंदू तो खैर से नहीं बोलूंगी। 110 साल पहले महाराष्ट्र आए। मेरी माँ तो आंध्र प्रदेश से, लेकिन जी 20-25 साल में हम मराठी बन गए सीमलेसली। जी ये नहीं हो रहा है आज के माइग्रेंट्स के साथ। और इस पे जातिवादी जरूर है, क्योंकि जो माइग्रेंट्स आते हैं उनको हम माइग्रेट क्यों कहते हैं, एक ही देश है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होते। जैसे मेरा प्रथम भाषा मराठी है, मैं मराठी में सोचता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। ये जो आते हैं, ये जो तमिलियन कल्चर है या तेलुगु कल्चर है, इनको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ये हैदराबाद में दिखा जाता है। हैदराबाद में एक लोध कम्युनिटी है जो 400 साल से यहाँ, कुतुब शाह के जमाने से, वो तो बिल्कुल एब्जॉर्ब हुए हैं, तेलुगु वगैरह बोलते हैं, हाँ? हिंदी भी बोलते हैं, तो वहां के लोग हैं यूपी के। लेकिन अब जो माइग्रेंट्स आते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते, तेलुगु सीख लेते हैं। जितने गरीब हो उतना जल्दी सीखता है ना? सीखना पड़ता नहीं तो भूखे मरोगे। तो लेकिन वो इंटीग्रेट नहीं होते। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो शादी नहीं करते यहाँ, जैसे मेरे मेरे खानदान ने किया है। क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे फादर की एक एडवांटेज था, मेरे 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 परदादों का, वो ब्राह्मण थे। तो अब तो है ना, ब्राह्मण गोत्र वगैरह की वजह से हमारे जो जन्म मरण जो है ना, उनके कॉमन एक कोऑर्डिनेट्स होता है। तो सबको मालूम है कि ये काशी में पिंड देवता, ये तिब्बत के, लेकिन जानता तो है ना, और बनियों में है। बाकी जाति में नहीं। जो यहाँ के यादव है वो यूपी के यादव से शादी नहीं करते। मैंने बहुत उनसे दरखास्त की, मैंने कहा भाई शादी कर दो ना यूपी के यादव के, उनके पास बहुत पैसे हैं, गन है, सब कुछ है। हाँ, नहीं, हम तो आपस में ही करेंगे। तो यहाँ के क्षत्रिय जो है वहां नहीं करेंगे। तो इससे जो इंटरऑपरेबिलिटी है वो मतलब एट स्केल नहीं होता है। दलित भी नहीं करेंगे, यहाँ के दलित वहां के दलित के साथ नहीं शादी करेंगे। यहाँ के मड़िगा जो है वो वहां के जाटव के साथ नहीं शादी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मायने में ऐतिहासिक बहुत विचार हुआ है कि कैसे हम भारत में दूसरे प्रांतों के बीच शादी करवाएं, जैसे मेरे माँ और पिताजी। अमलगमेशन कैसे हो उस तरह, जी हाँ? अमलगमेशन कैसे हो कि लोग आपस में मिलना जुलना। Immigration तभी होगी जब बच्चे पैदा होंगे, मतलब जो कह सकते हैं मेरे जैसे कि मैं कम से कम 3 ट्रांस का हूं, ठीक है? अब वो नहीं होगा।
तो लेबर जो है हमेशा माइग्रेंट रहेगा। दूसरी अजीब बात यह है कि जो हम अर्थशास्त्र में कहते हैं कि पूंजी जहां पे कम हो वहां जाना चाहिए, जहां पे ज्यादा हो वहां से, क्योंकि वहां पूंजी का भाव ज्यादा होता है। जी। आप समझ गए? तो जो पूंजी कम प्रांत या देश है वहां पे तो ये इंडिया जैसे, इंडिया में पूंजी बाहर से आती है कि हमारे पास पूंजी कम है, उनके पास ज्यादा है, तो उनको फायदा होता है यहाँ पे निवेश करने। तो ये भी होना चाहिए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत से दक्षिण भारत लोग आना चाहिए, गरीब प्रांतों से अमीर प्रांत पे आते हैं। वो आ रहे हैं लेकिन वो माइग्रेंट रहे हैं, तो अटक गया है मामला। और एक और बात है, मैं बताता हूँ। लेकिन पूंजी भी जो है, एक चीज आप देख सकते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं कि 1 रुपया अगर डिपॉजिट हुआ बिहार में, तो कितने पैसे बिहार में लगते हैं उस 1 रुपये के डिपॉजिट से, लोन्स में, ठीक है, उधार में। अगर 1 हो तो उसका मतलब है कि 100 रुपए अगर बिहार में लोग बैंक पे डाल रहे हैं तो 100 रुपए वहां पे लोन लोगों को दिया जा रहा है ना, क्रेडिट दिया जा रहा है, तो उसको 1 कहते हैं। 1 से कम हुआ इसका मतलब है बिहार से पैसे बाहर जा रहे हैं, 1 से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब है बिहार में पैसे का। उत्तर भारत के हर प्रांत की क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो 1 से कम है, और दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत के हर क्षेत्र में 1 से ज्यादा है। तो पूंजी भी, लोग और पूंजी दोनों उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये दक्षिण के हित में नहीं है, जो मैं समझा समझा के थक गया हूं, लेकिन धीरे धीरे दिमाग पे आ रहा है यहाँ। मैं ये पूछता हूं कि ये जो उत्तर भारत से माइग्रेंट लेबर आ रहा है दक्षिण में, ये करते क्या है? ये क्या टोयोटा में काम कर रहे हैं? ये क्या एप्पल में काम कर रहे हैं? ये क्या कोई इस्पात प्लांट पे काम कर रहे हैं? ना, क्योंकि बिहार में चाय आपको कम से कम दाम पे 10 रुपए कप में मिलता है, और मद्रास में भी 10 रुपए कप में, और हैदराबाद में। क्यों? यहाँ पे जो आमदनी है वो कम से कम 3 गुना है बिहारी की से, फिर भी यहाँ 10 रुपए का चाय कैसे अफोर्ड करते हैं? क्योंकि यहाँ माइग्रेंट लेबर आते हैं। तो यहाँ पे जो माइग्रेंट लेबर है वो सस्ती चाय बनाते हैं, वो पंक्चर ठीक करते हैं, वो रोड पे मोची बनते हैं, वो वेटर होते हैं छोटे छोटे होटलों में, वो घर का काम करते हैं। वो इसलिए क्या होता है यहाँ, जो मतलब प्रोडक्टिविटी है, क्या वो बोलते हैं हिंदी में प्रोडक्टिविटी को? उत्पादकता। उत्पादकता। जो उत्पादकता है, अब हम इंडोनेशिया के लेवल पे पहुंच गए हैं। अब दक्षिण भारत के ये माने हम साउथ कोरिया बन जाए, उसके तो भाई यहाँ पे उत्पादकता बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप घर में वही डिश वॉशर नहीं खरीदोगे, और 3 लोग आपके बर्तन मांजेंगे, और 4 लोग गंदी गंदे चाय पिलाएंगे, है ना, और आप वही घिसा पिटा एक ड्राइवर रखोगे, एक छोटे रकम के लिए, क्योंकि है आपके पास लेबर, क्योंकि पूर्व से बहुत लेबर आ रहा है। ये केरल में भी हो रहा है, ये गोवा में भी हो रहा है, ये महाराष्ट्र में भी हो रहा है, ये तमिलनाडु में भी हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो लेबर आ रहा है ये दक्षिण भारत के लिए श्राप, ना इनका कोई फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं या इनके पास कोई तकनीकी स्किल्स आ रहे, तकनीकी स्किल्स आ रहे हैं, लेकिन हम उपयोग भी करने बता रहे बात आपको। जी। तो इससे दक्षिण भारत का भी फायदा नहीं है। तो ये जो हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, एक जीरो सम गेम हो गया है। मतलब मेरा भी फायदा नहीं, आपका भी फायदा नहीं। अब यही होता है कि मतलब दोनों का नुकसान है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा आपका नुकसान बढ़ाऊं तो थोड़ा सा मेरा फायदा बढ़ेगा, या उल्टा। बस यही एक बहुत ही घटिया खेल हो रहा है भारत में। तो इसको बदलने के लिए और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि लेबर जब यूपी और बिहार वाले जब यहाँ आते हैं, वो तमिल और तेलुगु नहीं बनते। ना हम लोग वहां पे पूंजी भेज रहे हैं, वो हमें पूंजी भेज रहा है। तो और ये ये चीज जब कितने बच्चों को ना छोड़ के आ रहे हैं तो। भारत की कोई समृद्धि होगी ज्यादा, ना उत्तर भारत या पूर्वी भारत की समृद्धि ज्यादा बढ़ेगी। और वो अपने बच्चों को छोड़कर भी आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी नहीं होने वाला कि अगली पीढ़ी में वो शायद बदल के उस इकोनॉमी के उसका बेहतर। वजह है बहुत ही गंदी वजह, गंदा, बहुत 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 ही घटिया वजह है। मैंने इस पे रिसर्च किया है। ऐसी बात नहीं है कि वो अपने बच्चों को यहाँ, मतलब अपने सिर्फ अ, अपने, ये है बम्बई में हो सकता है वहां पे कम है, लेकिन गुजरात में, तमिलनाडु में ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वो मजबूर है, इसके बच्चे पीछे छोड़ रहे हैं। कौन नहीं लाएगा? बहुत साल पहले, 15 साल पहले, एक पान वाला है मद्रास में, मैं वहां पे खाने के बाद कभी कभी पान खरीदता था, उड़ीसा के थे। एक दिन मैं देखा कि उनके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी थी, ऑडी वॉडी कुछ था। तो मैंने कहा, भाई पान वाले, आप तो बड़े अमीर आदमी बन गए, आपके पास तो ऑडी बहुत बड़ा पान वाला था। तो उसने कहा, अभी तुम उड़ीसा जाओ, वहां तो बहुत बड़े आदमी बन गए, कटक कटक जाओ। हम्म?
अगर बड़े आदमी बनो, अच्छा वो मार्बल के घर बनाते ना, ये जैसे ठेकेदार है, शराब के ठेकेदार बनाते हैं, आपने देखा होगा, आपके वहां बहुत बनाए हैं। वो बड़े कुंवर वुवर लिखते हैं बाहर, बिल्कुल। वहां पे गाड़ी डालते हैं, बाहर गटर बेशक फ्लो कर रहा हो, लेकिन तो इतना उनके अरमान बड़े नहीं है। तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये रहूंगा। हमने कहा क्यों? क्या? क्योंकि यहाँ मेरे तो बच्चे हैं ना, तो बेटी है, उनको मैं पढ़ाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, जो भी बनाऊंगा। उड़ीसा जाएंगे तो हमारी जो खानदान है उनको खा जाएगा। तो लोग इस वजह से चाहते हैं कि वो निकले। माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा इंसेंटिव ये है कि हम जिस मतलब सामाजिक नर्क में जो हमें पीछे लगाता है, हमारे बच्चों को, हमारे नारियों को पीछे, उससे हमें मुक्ति मिले। ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होता है माइग्रेशन का, जो है हमारे लोगों में, यूपी के लोगों में है, बिहार के लोगों में। लेकिन वो माइग्रेशन, एक तो वो माइग्रेशन आज ही मैं पढ़ रहा था, एक तो वो माइग्रेशन समाज ही रोक रहा है। अगर आप उत्तर भारत में माइग्रेशन पैटर्न्स देखें, तब आप देखेंगे कि कुछ 60% माइग्रेशन एक ही डिस्ट्रिक्ट में होता है, एक ही जिले में होता है, और 20% एक ही प्रांत में होता है। सिर्फ 20% एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाता है। 50% जो माइग्रेशन होता है वो औरतों का होता है, शादी से। जी। और बाकी जो माइग्रेशन है वो मर्दों का है, वो सारा नौकरी के लिए। ठीक है। जी। अब अगर तो माइग्रेशन में कोई हल नहीं है। ये पूंजी की बात मैं आपको मतलब बताऊंगा, क्योंकि ये लिंक्ड है आपके सवाल से कि ये अपने बच्चे और बीवियों को गांव में छोड़ के यहाँ काम करने क्यों आते हैं। क्या वजह होगी सर उसकी? अनिश्चितताएं हैं। वजह बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, मैंने ये मेरे जो सोल्यूशन है उससे लिंक्ड है, तो मैं पहले सोल्यूशन तो बता दूं। जी। यूपी और बिहार के पास एक बहुत बड़ी मानवीय पूंजी है, जो उनको अपने मानवीय विकास की प्रगति से नहीं मिला है, जो उनको अपनी मजबूरी से मिले हैं कि इनको 40 साल से बंबई, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यहाँ आना पड़ रहा है। अधिकांश जो ये लोग हैं वो तो जैसे मैं कह रहा था, ये यहाँ वहां काम करते हैं, लेकिन एक दो जो उद्योग है, इनमें ये काम भी करते हैं और उनको स्किल्स भी मिले हैं। जी। वो एक तो है जेम्स एंड ज्वेलरी, जहाँ पे अधिकांश जो लेबर फोर्स है, मास्टर कटर वगैरह, वो नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया से आते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल्स। जी। अब टेक्सटाइल्स में मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखा। मैंने बोला कि भाई ये 3,000 रुपए के शर्ट्स तो हम मेड इन इंडिया करते हैं, लेकिन जो शर्ट्स यूपी और बिहार के लोग खरीदते हैं ना, जो कमीज वो खरीदते हैं, जो पतलून वो खरीदते हैं, 85% वो इंपोर्ट होते हैं बांग्लादेश और वियतनाम से और चीन से। मैंने कहा भाई हम 3,000 रुपए के शर्ट बना सकते हैं, 200 की क्यों नहीं बनाते? टेक्नोलॉजी तो है। तो मैंने जाके पूछा तिरुपुर में और गुजरात में जो बनाते हैं ये बड़े बड़े शर्ट, कि भाई ये 200 वाले शर्ट क्यों नहीं बनाते? मुनाफा तो है इसमें। मैं पूंजीवादी मतलब हूं, मैं कोई कम्युनिस्ट नहीं हूं, मुझे मुनाफा पसंद है। बस ये है कि वॉल्यूम में बनाना पड़ेगा तो प्रॉफिट रेट कम हो, लेकिन पैसे तो बनाओगे। जी। पहले तो मुझे कहा कि भाई वो वेज रेट जो है ना, जो जो आमदनी है, दैनिक आमदनी जो है, वो बहुत हाई है। तो मैंने कहा, मैंने यहाँ कौन बोल रहा है कि यहाँ तुम तिरुपुर में बनाओ या गुजरात में बोलो? वेज रेट बिहार और यूपी में बहुत कम है, झारखंड में कम है, वहां जाओ, वहां पे फैक्ट्रियां लगाओ, निवेश करो। जी। फिर मुझे कह रहे कि वहां पे स्किल्स नहीं है। मैंने कहा स्किल्स तो तेरे शॉप फ्लोर पे है, यहाँ तो सब बिहारी और यूपी वाले तो काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू जाके वहां बैठ जा, इनको भेज, इनको बनाना पूंजीवादी वहां, इनके साथ कोलैबोरेशन कर, तू पैसे बना या बैठ के आराम से, उनको चलाने दे अपने वहां। और इसपे काफी एडवांटेजेस है। देखिए, कभी विकास, हम बकवास बहुत करते हैं जब हम एजुकेशन बहुत करते हैं। अगर आपको विकास चाहिए तो विकास में आप स्किल्स में, जो तालीम है या जो कला है, उस पर मैक्सिमम 10% बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मतलब लेवल है, उसके साथ आपको कार्य करना पड़ेगा। तो उत्तर भारत में हमें ये आईटी वाईटी बोल के कोई फायदा नहीं। हमें ये पूछना पड़ेगा कि उस जो वहां पे मतलब मानवीय विकास का लेवल है, उसको अगर हम 10% बढ़ा दें, तो हम क्या नौकरियां वहां लगा सकते हैं एट स्केल।
तो ये 200 रुपए का शर्ट तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इलाहाबाद में फैक्ट्री लगाओगे तो आपका जो सप्लाई है वो मिर्जापुर इस तरफ और गोरखपुर पहुंचते पहुंचते बिहार से यूपी सब तरफ बिहार में, हाँ हाँ 5-6 ऐसे लगाइए। हाँ, जी जैसे आप लोग कारू बनाते हैं और 60-60 किलोमीटर भेजते हैं, वैसे ही तो है शर्ट, इसमें कोई लॉजिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, जो मटेरियल इसका सिंथेटिक है वो भी वहां बना सकते हो। हम्म? इनके पास कला है, इनके पास थोड़े से बिजनेस स्किल्स ट्रेनिंग देना पड़ेगा और वहां के लोगों को मतलब अच्छी तरह से जमीन देना पड़ेगा रोड के पास, और फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगा दे, जो भी दारू के ठेके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन्हीं को लगा दो। फिर मैंने कहा अगर आपको बाहुबली वगैरह से डर है तो मैं बात कर सकता हूँ लोगों से कि एक को एक नहीं डरेंगे, क्यों नहीं डरेंगे, इतने फिल्में बनाते हैं, हम ओटीटी पे सब देखते हैं ना, ये मिर्जापुर में कौन जाएगा। उसको बिल्कुल नरक दिखा दिया उसको। तो मैंने कहा फिर बात कर सकते हैं लोगों से, वहां के पूंजीवादी से बात करते हैं, वहां के प्रशासन से बात करेंगे यार, लेकिन इसको एट स्केल करना पड़ेगा। आप जाके बोलेंगे कि हम 200 फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। ये हुआ है, एक फैक्ट्री बुटीक खुला है चंपारण वगैरह नहीं, बंद हो गया। इन फैक्ट्री से मैं बाहुबली का मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे स्केल पे करना पड़ेगा। मतलब आप लोग आके एक कॉम्पैक्ट करते हैं, प्रधानमंत्री का पिक्चर लगा के 100 फैक्ट्रियां बनाओ, वहां उसको जो मर्जी बनाओ, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शर्ट बनाने का योजना, ठीक है, लेकिन पैसे नहीं चाहिए, बस व्यवस्था चाहिए। और उस पर केंद्र सरकार, मतलब आज एक ही सारे जो उत्तर भारत की जो प्रांत है बंगाल छोड़ के एक ही तो सरकार है वहां, तो बस उनको बोलो कि ये एक चाबी है समृद्धि की, उसको अनलॉक करें। दूसरी बात है कि जब मैंने बात की वहां पॉलिटिक्स राजनीति लोगों से, उनको कोई दिलचस्पी नहीं था समृद्धि, वो अलग बात। खैर ये डिप्रेसिंग बात नहीं है, डिप्रेसिंग बात यह है कि जब मैंने ये सब बोला उद्योगपतियों को, गुजरात पे खासतौर पे गुजरात सीधे बोलते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप सब वहां के लोगों का स्वभाव खराब है। मैंने कहा मतलब वहाँ स्वभाव ठीक नहीं है लोगों का, तो हम वहां नहीं जाएंगे। मैंने कहा लेकिन अगर तो स्वभाव इतना खराब है तो सर यहाँ पे अपने शॉप वॉप पे क्यों लगा रखा है। मैंने कहा यही तो, यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप जानते थे हम इनको अपने बीवी बच्चे नहीं आने देते हैं, वो वही रहते, नहीं तो इसको बिल्कुल मुजफ्फरपुर बना देंगे। तो हम उनको इतना ही पैसा देते हैं और इतना ही फैसिलिटीज देते हैं जितना ये यहाँ पे बस ना जाए। अब केरल एक ही प्रांत है जहां यहाँ बदला है। ये केरल में उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए घर बनाए और स्कूल बनाने, एक ही कंडीशन था, मलयालम सीखे बच्चे, और वो केरलाइट्स बन गए हैं। उसके अलावा खास नहीं हुआ है ये दूसरे जगहों पे। उनको एक लेबर फोर्स चाहिए, उनको एक मतलब कोऑपरेशन नहीं चाहिए, उनको भागीदारी नहीं चाहिए लोगों से, ताकि वो फिर प्रॉस्परस साउथ इंडियंस बने और साउथ इंडिया का प्रॉब्लम जहां यहाँ पे जनसंख्या कम हो रही है वो सॉल्व भी हो जाए, क्योंकि उनका स्वभाव खराब है। तो इस पे भी सामाजिक जड़ है। तो देखिए मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। सोल्यूशन यही है जो मैंने विपक्ष को भी कहा था, मैंने सत्तारूढ़ पार्टी को भी कहा था 2019 में, फिर मैं थक गया, क्योंकि इनको खाली मैं जो बोलता हूँ ना कॉम्पेंसेटरी स्टेट, जब इंग्लिश में कहता हूँ, सारे जो राजनीतिक लोग हैं इनको बस थूक फेंकना है गरीबों पर कि भाई सॉरी आपका विकास नहीं कर पा, आपका समृद्धि नहीं बढ़ेगा, मैं BMW चलाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा पैसा दे दे, बिहार में 10,000 रुपए दे दो, यहाँ पे थोड़ा सा एक घर का प्लॉट, और लड़ो आपस में इसके लिए। ठीक है, यही हो गया पॉलिटिकल मैनूवर। तो बीजेपी कुछ बोलता है तो कांग्रेस कुछ और बोलता है, फिर कोई कुछ और बोलता है, फिर ये साउथ पे भी हो रहा है। बिल्कुल। और वो थी एज अ सोल्यूशन फॉर नॉर्थ इंडिया, जो मैं मानता हूं कि ये चीज और सिर्फ ये चीज कामयाब हो सकता है। सिंपल स्लोगन है, जहां घर वही नौकरी। अगर जहां घर वही नौकरी, तो आप क्या उत्पादन करोगे, जो वहां के लोग मांगेंगे। बिल्कुल। वहां के लोग जो मांग रहे हैं और आप वहां पे उत्पादन नहीं कर रहे हो, वो क्या चीजें हैं। सबसे बड़े थे कपड़े, उसके बाद आएंगे जूते, तीसरा आएगा ऐनक, मैं लिस्ट बना सकता हूँ, चौथा एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट आएगा स्वास्थ्य, पांचवा आएगा शिक्षा। ये सारे जो इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई AI का प्रॉब्लम नहीं है, ना इस पे कोई हाई फाई मतलब कला चाहिए या 10 डिग्रियां चाहिए या इंजीनियरिंग की कोई खास डिग्री चाहिए। ये सारे जो काम है यूपी और बिहार के लोग अपने मानवीय विकास के लेवल पे कर सकते हैं, वो बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत जो है हम मे बी 10% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट या 15% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करके उनके मानवीय विकास पे हम लागू कर सकते हैं। लेकिन बात यह अगर हम लागू करें तो ये कम से कम 60 या 80 जिलों में लागू होना चाहिए एक साथ। जी ये मतलब बिल्कुल एक कैसे बताओ, एक रेवोल्यूशन होना चाहिए, क्रांति होना चाहिए। कैंपेन की तरह पूरा बिल्कुल। की क्रांति, जिसके लिए मुझे इसके पीछे एक समृद्धि की विचारधारा चाहिए जो मेरे पास नहीं है।
यही सोल्यूशन है और यही सोल्यूशन की ना कायम होने का वजह है। एक आखिरी सवाल ये है कि दुनिया में जैसे कि हम आसियान देशों को देखते हैं, जैसे आप बता रहे थे वियतनामी कमीज जो है सस्ती मिलती है भारत की बने बनी कमीज से, तो ऐसे ऐसी मिसालें उदाहरण बाहर कहाँ हैं जहाँ से जिनकी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार देख सकते हैं कि अ, उन लोगों ने ठीक कैसे कर दिया? वही उदाहरण देखिए जो कामयाब देश है, साउथ कोरिया देखिए, चाइना देखिए। देखिए, चाइना को कहते हैं दुनिया का फैक्ट्री, लेकिन अगर चाइना दुनिया का फैक्ट्री है, उसकी जो उत्पादन है वो 2 विभाग के हैं। एक जो वो पूरी दुनिया में बेचते हैं क्योंकि वो अपने लोगों को भी बेचते हैं और मुनाफ़ा बनाते हैं। चीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जैसे कि कपड़े हो या वियतनाम में, जो वहाँ के लोग नहीं खरीद सकते और सिर्फ़ बाहर के लोग खरीद सकते हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ें बनाते हैं, जैसे गणेश की मूर्तियाँ, जो वो नहीं खरीदते और हम खरीदते हैं, वो है। लेकिन जो उनके लोग चाहते हैं, उनकी जो डिमांड है, उनकी उनकी जो चीन के लोग हैं या वियतनाम के लोग हैं या कोरिया के लोग हैं, उनको उसी कम भाव पे मिलता है, जिस भाव पे इन चीज़ों का आयात वहाँ से, ठीक है? तो ये बात मतलब बिल्कुल हम सीख लें कि अगर हम यूपी और बिहार के लिए चीज़ें बनाएँगे, अगर हम ₹200 के शर्ट यूपी और बिहार के लिए बनाएँगे, तो कल हम दुनिया में एक फैक्ट्री नहीं रहेगा भारत के फैक्ट्री के अलावा, जो ₹200 के शर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगी। अगर हम बिहार और यूपी के लिए जूते बनाएँगे, जहाँ बिहारी और यूपी वाले रहते हैं, कि देखिए कितना कॉस्ट कम हो रहा है, कितने ट्रेनें नहीं चलेंगी, कितनी उत्पादन बढ़ेगी। जो भी आदमी अपने मोहल्ले में रहता है, उसको मतलब अपना अर्थव्यवस्था चलाना आसान होता है, सस्ता होता है। जी। मैं जब लंदन जाता हूँ, मैं लंदन में बहुत साल रहा हूँ, लोग मुझे कहते हैं लंदन बहुत महँगा है। उनके लिए महँगी है, महँगाई बहुत है लंदन में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लंदन में चीज़ें सस्ते कहाँ मिलते हैं और उम्दा। सस्ता, टिकाऊ और उम्दा चीज़ें कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, सब मैं जानता हूँ क्योंकि मैं लंदन वासी था 10 साल। जी। वो नहीं थे इसलिए तो वो लंदन बहुत महँगा है। वैसे ही अगर आप गोरखपुर जाएँ या आपके सहारनपुर जाएँ, आपको पता है कि अच्छे कचौड़ी ठीक दाम पे कहाँ मिलता है। मैं आऊँ तो बोले क्या मैं मुझे ठगेंगे, है ना? तो उससे भी जो हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं ग्रे या डायनामिक इफेक्ट्स बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है, कि लोग यहाँ-वहाँ भागते नहीं है ट्रेन में फालतू में। फिर हर छठ पूजा में जाओ, 3000 लोग, क्या आप सोचिए कितना लॉस हो रहा है देश, है ना? जी। तो अगर हम ये कर सकते हैं और इसपे एक एक लेकिन ये मतलब एक क्रांतिकारी लेवल पे करना पड़ेगा। ये 1-2 जगह ये पायलट प्रोजेक्ट या बुटीक से नहीं, और ये क्रांतिकारी लेवल पे करने के लिए जो जो चीन में हुआ है, जो वियतनाम में हुआ है। दूसरी बात, जब इससे फ़ायदा आने लगे, तो इसको तुरंत मानवीय विकास पे लाइए। चीन, साउथ कोरिया और जो ये सीख है, ये साउथ इंडिया के लिए भी है और नॉर्थ इंडिया के लिए भी है। इसके लिए कोई मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि इतना लेवल पे पहुँचो, उसके बाद मानवीय विकास करो। जी। चीन के जो सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं आजकल, त्सिंघुआ यूनिवर्सिटी और बीजिंग यूनिवर्सिटी, ये हमारे आईआईटी से 200 जगह कम थे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में 2002 में। अब हमसे 100 जगह आगे है। क्यों? क्योंकि चीन ने पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर जो है, जब उनके पास कुछ पैसा आया, जब क्षमता आया, जी। 10 गुना बढ़ा दिया। साउथ कोरिया का भी यही कहानी है, वियतनाम आज की तारीख में कर रहा है। तो जो वहाँ से फ़ायदे हो, उनको दिवाली, शादी और लंदन में मतलब अ, छुट्टियों में मत कमाइए। उसको बाद में कीजिए। लाभार्थी लाभार्थी पॉलिटिक्स की बजाय उसको जो है लाभार्थी पॉलिटिक्स इसलिए आ रहा है कि इनकी जो हमारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं ना, ये डर गए हैं। आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, इनकी कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कुछ नहीं, ये तो या तो सांप्रदायिकता जानते हैं, या तो जातिवादी जानते हैं, या तो लाभार्थी जानते हैं। इनमें इनमें से मैंने एक पार्टी नहीं देखा है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना तृणमूल, ना कोई भी। और ये दक्षिण भारत में भी बार-बार ये चेतावनी है कि जब तक आपके पास समृद्धि आधारित विचारधारा नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी मैं कह रहा हूँ उत्तर भारत में वो एक क्रांतिकारी स्थिर में करना पड़ेगा। अगर आप क्रांतिकारी स्थिर में करें, तो आपको मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये जो कवड़िया है और ये सब जो बकवास होता रहता है और जो युवाओं को गाली देता है, वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि उनको एक बड़ा खेत मिल जाएगा। उनको एक समृद्धि की एक एक आशा होगी, एक एस्पिरेशन होगा। और ये जो हमारी अभी युवा जनरेशन है, ये सबसे बड़ा जनरेशन है भारत के इतिहास में, ना पहले कभी था, ना बाद कभी होगा। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इस जो क्षण है, इसको हम क्रांतिकारी रूप में देखें और इसको हम क्रांतिकारी रूप से हमारी जो ये धन है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसकी उपयोग करें। लेकिन जब तक उसकी एक अब तक मेरे जीवन में पता नहीं होगा कि नहीं,
लेकिन जब तक इसकी एक राजनीतिक समझ नहीं आएगी, पता नहीं कहाँ से आएगा, आज के पार्टियों में तो नहीं आएगा। ये तो या तो बाहुबली है ना? या तो डायनेस है। तो विरासती और बाहुबली तो नहीं बता पाएंगी ना, एक मतलब एक पूरे श्रेणी के लिए एक राजनीतिक विजन। जी। तब तक कुछ नहीं होगा। तो सोल्यूशन है। पिछली बार आपने ये भी कहा था कि अब नौजवानों को खुद ये देश संभालना पड़ेगा, और जो कि शायद जहां से रास्ता निकल सकता है शायद, और वो इन दोनों से बाहर का हो। लेकिन अगर आप विरासती राजनीति चलाएंगे हर ट्रांस में, वैसा भी आपको मैं पिछली बार कह रहा था कि जिसके जिसके मतलब कोई विरासत है भी नहीं, या ऐसे लोग भी नहीं है विरासत इनहेरिट करने, वो भी ढूंढते हैं विरासत। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कम से कम 3 प्रांतों में देखा हूँ। वो ढूंढ ढूंढ के निकालते कि ये भाई मेरा चाचा है, मेरा भतीजा है। हाँ? तो एक ही पार्टी था एक जमाने में जो ऐसा नहीं था, वो था बीजेपी। वो भी जहां तक मैं देख रहा हूँ आजकल उनकी जो अध्यक्ष है, वो भी विरासती अभी, है ना? तो वहां भी खत्म हो गया। तो जब तक ये नहीं, तो ये बदला जो आप कह रहे हैं, मैं मतलब युवाओं से ये कह रहा था कि ये जब बदलेगा, जब आप लोग समाज में रुचि लो, अपने समाज को बदलो पहले, फिर राजनीति में जाओ। आजकल कल्चर ये हो गया है कि राजनीति में जाके हम कमीशन एजेंट बन गए, कि इसलिए नहीं जा रहे कि हम मतलब कुछ चीजों व्यवस्थाओं को ठीक करें, वहां जा रहे हैं हम जो कहते हैं ना रेंट्स कमाने, है ना? जी। और उनमें से शायद 2000 लोग जाते हैं, शायद 20 कामयाब होंगे। लेकिन ये बहुत कॉमन है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थशास्त्री है, अंत में बताता हूँ, उसने लिखा था कि ये जो ड्रग्स बेचते हैं ना विदेश में, उसने देखा कि 80% जो ड्रग्स बेचने वाले हैं वो अपने मम्मी के साथ रहते हैं, मम्मी पापा के साथ, मतलब बहुत गरीब है। क्यों? कि 100 लोग आते हैं वो करने, उनके पास और कोई कला नहीं है, तो उनमें से 80 जो है वो फेल हो जाते हैं, वो 15-20 अमीर हो जाते हैं, उनको देख के और 100 लोग आ जाते हैं। जी। 200 क्रिकेटर बनना चाहते हैं, 2 ही जाते हैं आईपीएल में। तो 100 190 क्रिकेटर अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। तो अगर आप इसी गेम खेलते रहोगे, या वही आपको अच्छी नौकरी चाहिए, आपको अच्छी नौकरी एक ही दिखता है, सरकारी नौकरी, वहां जाओगे घूस खाओगे, तो बस लाइन लग जाता है सरकारी नौकरी के लिए। तो अगर आप खेल खेलते रहोगे तो कोई विकास समृद्धि नहीं होने वाला है। तो मैं युवाओं को यही कह रहा हूँ कि खेल बदलो, लेकिन अगर खेल बदलो तो ये तकनीकी तौर से या कोई मतलब डिग्री कमाने से नहीं होगा, आपको समाज बदलना होगा। और जब आप समाज बदलोगे तब ये क्रांति जो है ये संभव हो जाएगा, क्योंकि राजनीति जो है वो हमेशा समाज के पीछे रहता है। वो कभी कोई गांधी नेहरू जैसे आए तो अलग, सॉरी, गांधी जैसे आए तो अलग बात है, तो नेहरू बोल दूंगा, लोग बुरा मानते हैं आजकल, सबको ही बुरा मानते हैं। कि वो मतलब समाज से आगे चलता है और समाज उसको खींच के समाज को आगे लाता है। आमतौर पे जो होता है समाज बढ़ती है, और जब समाज बढ़ती है तब राजनीति उसके पीछे आता है। जी। तो वही मेरा एक सलाह है युवाओं के लिए, और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पहले मेरे श्रेणी के जो युवा थे, हम लोग अच्छे थे और हम सोचते थे ये प्रॉब्लम गरीबों का है, बेचारों का है। अब ये बात नहीं है, खासतौर पे यूपी बिहार में, आप जितने भी अमीर हो, आपकी जिंदगी जो है, अगर आप विरासती नहीं हो, तो आपके माँ बाप की जिंदगी से कम अच्छा होगा। तो आपको एक सॉलिडारिटी बन गया है बाकी लोगों के साथ। इसको यूज कीजिए, इसको अपनाइए और आगे बढ़िए। ना बढ़े तो राम भरोसे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राय इस बातचीत के लिए। मेरे ख्याल से जो खासतौर पे हिंदी पट्टी के जो लोग हैं, यूपी बिहार में रहते हैं, जो जो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनका राज्य और उनके लोग कैसे आगे बढ़े हैं, उसके बारे में बातचीत हम आगे भी करते रहेंगे। पर ये एक तरह की शुरुआत है जो कि उनके मंथन लेक्चर से शुरू हुई थी, और अब हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि यूपी बिहार में अगर उसको हम फोकस करके देखें तो कैसे दिखलाई पड़ता है। और उसमें बहुत सारे आप अपने आइडियाज़ दिए और सलाहें दी। अ, इस बातचीत को शायद सुन रहे लोगों में से शायद कुछ लोगों को शायद ही समझ में आएगा, और शायद वो कुछ कर सकते होंगे इसके लिए। तो जाहिर तौर पे ज़्यादा उम्मीद की जगह उससे बनती है। आपका बहुत शुक्रिया रॉय साहब। आपको नया साल मुबारक हो। दर्शकों आपको भी, और आप अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। मैं एंड कर रहा हूँ। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।